हेलो गाइस, इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारा जो अ, राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम आने वाला है 3 फरवरी को, और राजस्थान सीएचओ और एमपीसीएचओ से रिलेटेड जो हमारी सीरीज चल रही है, स्पेशल क्लासेज जो हमारी चल रही है, तो आज के क्लास जो सीक्वेंस हमारा 6 नंबर है एपिसोड। तो इस सीक्वेंस में मैं प्रीवियस जो पेपर है एनएचएम स्टाफ नर्स का, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पिक किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेपर और ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। और देखिए, किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई इशू है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। सेकेंड ऑफ थॉट बात करें तो एनएचएम स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो पेपर है वो मैं जल्दी ही प्रीवियस जो हुए हैं उनका सॉल्यूशंस जो है वो डालने वाला हूँ। तो वो होल क्लास आपके पेपर के ऊपर बेस्ड होगी, जिससे आपके प्रीवियस पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चंस आपके आए हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो जल्दी ही एज सुन एज ही आपका वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डल जाएगा। ठीक है, और राजस्थान सीएचओ जैसे के एग्ज़ाम के लिए और एमपीसीएचओ एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के जो लिंक है, जो इसके वीडियो के बायो डिस्क्रिप्शंस में मैंने ऐड किया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का आपका ये रहा, टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग की वो कौन सी बेस्ट मेथड है जो क्रिएटिव थिंकिंग को क्या करती है, डेवलप करती है। ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना है। ग्रुप डिस्कशंस पहला ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन है ट्यूटोरियल मेथड, डेमोस्ट्रेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग। बराबर। तो देखिए, ग्रुप डिस्कशंस का मतलब तो क्या होता है कि यहाँ पे प्यूपिल्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं फेस टू फेस। ठीक है, प्यूपिल इंटरेक्ट फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस, क्लियर। तो ग्रुप डिस्कशन से क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ट्यूटोरियल मेथड का मतलब हो गया लेक्चरिंग। ठीक है, लेक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी चीज को जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन, आप एक वर्ड में समझना चाहें तो डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आपका बचता है ब्रेन स्ट्रोमिंग। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग ही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। ब्रेन स्ट्रोमिंग ही एक ऐसा मेथड होता है टीचिंग का जो क्रिएटिव थिंकिंग को क्या करता है, डेवलप करता है। ब्रेन स्ट्रोमिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, तो ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या होता है, तो इसमें आपको याद रखना है लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ डिस्कशन, लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ डिस्कशन। ठीक है, यानी इसमें जो स्टूडेंट्स रहने वाले हैं या तो वो लार्ज स्केल में रहेंगे या स्मॉल ग्रुप्स में रहेंगे। डिस्कशंस का पैनल होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, डेवलप टू डेवलप टू पोटेंशियल या फिर पर्सपेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक का पर्सपेक्टिव या पोटेंशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए लार्ज और स्मॉल ग्रुप का जो डिस्कशंस होता है, तो ये क्या करता है, एंकरेज करता है किस चीज को, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको सॉल्यूशन निकाल, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो उसका लार्ज या तो कुछ स्टूडेंटों का ग्रुप ले लीजिए या फिर आप बड़े स्केल पे भी ये ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, डिस्कशंस होता है, और डिस्कशंस होने की वजह से किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड आप क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो पर्सपेक्टिव भी हो सकता है और पोटेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये जो आपको सामने यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सारे टीचिंग के मेथड हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। और एक क्वेश्चंस और आपसे पूछा जाता है, जो पैनल डिस्कशंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पैनल डिस्कशन हम किसको कहते हैं, ठीक है, पैनल डिस्कशंस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पैनल डिस्कशंस में आपको याद रखना है, पैनल डिस्कशंस में क्या होता है कि
ऑडियंस होती है, ठीक है, ऑडियंस होती है यानी लिसनर होते हैं, और वहां पे कुछ लोग बैठ के जो है वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, यानी वो उसे हम क्या कहते हैं, पैनल डिस्कशन। ठीक है। अब पैनल डिस्कशन से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कितने कैंडिडेट्स पैनल डिस्कशंस में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार नर्सिंग एग्जाम्स में पूछा गया है कि पैनल डिस्कशंस में नॉर्मली या मिनिमम कितने कैंडिडेट होने चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर पैनल डिस्कशंस का जो ग्रुप होता है वो कितने मेंबर्स का होता है, ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, जो कि काफी एग्जाम्स में पहले पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपके इसी सीरीज में नेक्स्ट पॉइंट पे है, तो मैं आपको बताऊंगा तब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो टीचिंग का वो मेथड है जो आपका डिस्कशन करता है या फिर क्रिएटिव थिंकिंग को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द स्टूडेंट स्टडीज द स्टूडेंट स्टडीज फर्स्ट हैंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो स्टडीज कर रहे हैं फर्स्ट हैंड ऑब्जेक्ट को, एंड मटेरियल इन देयर, ठीक है, एंड मटेरियल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट इज नोन एज। ठीक है, देखिए, द स्टूडेंट स्टडीज फर्स्ट हैंड ऑब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट जो है स्टडीज कर रहे हैं किसको लेके, फर्स्ट हैंड ऑब्जेक्ट को और मटेरियल को, इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, और खुद के नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई भी स्टूडेंट जो स्टडीज कर रहा है अपने हैंड ऑब्जेक्ट्स पे, मटेरियल पे, उस चीज को हम क्या कहते हैं, तो डेमोस्ट्रेशंस, लर्निंग बाय डूइंग, सिमुलेशन और फील्ड ट्रिप, बराबर। तो आपको मुझे बताना है कि ऐसी स्टडी को क्या कहेंगे जिसमें हैंड ऑब्जेक्ट्स, खुद के हैंड ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल के बारे में, अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो फिर उस चीज को हम क्या कहने वाले। ठीक है, तो उसको डेमोस्ट्रेशन कहेंगे, लर्निंग बाय डूइंग कहेंगे, ठीक है, सीख कर कुछ करना, या फिर सिमुलेशंस कहेंगे, या फिर फील्ड ट्रिप कहेंगे, तो क्या कहेंगे इस चीज को आप बताइए मुझे। देखिए, इसमें डेमोस्ट्रेशंस का मतलब तो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन करना, तो ये ऑप्शंस तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग ये भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे आपके छूट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, ये देखिए आप, नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई भी स्टूडेंट जो स्टडीज करता है अपने हैंड ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल को लेकर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो एक क्राइटेरिया एरिया होता है, ठीक है, क्राइटेरिया जो है उससे बाहर, जैसे ये क्राइटेरिया है, जैसे क्लासरूम मान लीजिए आप इसको, या लेबोरेटरी मान लीजिए, इससे आउटसाइड आप जाके क्या कर रहे हैं, आउटसाइड आप जाके जिस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लर्निंग करना है या स्टडी करना है, तो वहां आप जाके क्या कर पा रहे हैं, उसको रियलिटी में फेस कर पा रहे हैं, यानी वर्ल्ड की आप सेटिंग को देख पा रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड की आप सेटिंग को देख पा रहे हैं कि दुनिया किस तरह से सेट है। तो आप ये चीज कब कर सकते हो, जब आप उस जगह पे जाएंगे। तो फील्ड ट्रिप जो है वो यहाँ पे सही बैठेगा कि फील्ड ट्रिप जो है वो एक ऐसी मतलब टीचिंग का मेथड है जिसमें आप कैंडिडेट्स को रियल वर्ल्ड सेटिंग के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द एरिया। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द एरिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप बच्चों को म्यूजियम लेके जाइए, या फिर आप साइंस सेंटर लेके जाइए, तो वहां पे क्या है, वो बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे उन चीजों को फील करके या देख के। ठीक है, तो ये वो चीज कह रहा है कि स्टूडेंट स्टडीज करें अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स को और मटेरियल को भी नेचुरल एनवायरनमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड ट्रिप कहते हैं। सेकंड ऑप्शन जो आपका सिमुलेशन है, सिमुलेशंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं, सिमुलेशंस का मतलब एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए कि एक क्लासरूम है, उसमें 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो 25 और 25 के हिसाब से आप ग्रुप बना देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये 25 तो क्या है, जैसे आप अब इनको, आपके पास एम है कि आपको मार्केटिंग सिखानी है, क्या सिखानी है, मार्केटिंग सिखानी है, तो 25 बच्चों को आपने बना दिया है सेलर। ठीक है, और 25 बच्चों को बना दिया है आपने बायर। ठीक है, अब ये लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या है, ये जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में लर्न करना चाहते हो उसके बारे में ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं। और फील्ड ट्रिप किसको कहते हैं, कि आउटसाइड ऑफ द
एरिया जाके कैंडिडेट्स उस फील्ड के बारे में या उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या सीख सके, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में सीख सके, खुद उसमें रियल वर्ल्ड सेटिंग को वो पहचान सके, डेमोस्ट्रेट कर सके, उसे हम फील्ड ट्रिप करें। ठीक है। और ये देखिए टीचिंग की मेथड्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नर्सिंग्स के एग्जाम्स में प्रीवियस जितने भी हुए हैं उनमें भी, एम्स जैसे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। और ये हिटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ये हिटेड ही क्वेश्चंस है जो ज्यादातर यहाँ से पूछा जाने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, पीईपी शुड बी इनिशिएटेड बिफोर। ठीक है, अब पीईपी का मतलब क्या होता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस, प्रोफाइल लेक्सिस। मान के चलिए कि किसी ऐसी कम्युनिकेबल प्रॉब्लम से या किसी ऐसे सीरियस प्रॉब्लम के साथ आप क्या हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, तो उसके बाद में हम प्रोफाइल एक्सिस कब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, जैसे ज्यादातर ये किसमें, HIV जैसे प्रॉब्लम्स में क्या है, स्टार्टेड करनी चाहिए। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस हमेशा 72 आवर्स के अंदर जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं फिर बता रहा हूँ, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, 72 आवर्स में स्टार्ट कर देनी चाहिए, विथ इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसका सॉल्यूशंस भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, MTP एक्ट कैम इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बात कर ले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ क्वेश्चंस देखिए, 1971, 72, 73 और 75 क्वेश्चंस आपसे ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, MTP एक्ट कैम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ओनली कैम, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए पास, ठीक है, तो राइट आंसर आपका 71 आएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, फोर्स पूछा गया है। ठीक है, फोर्स यानी लागू कब हुआ, तो 1972 में, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, बी। ये क्वेश्चंस इतना कंफ्यूज करता है कि बहुत बार गलत हो जाता है। हमेशा आपको याद रखना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट था वो पास कब हुआ, 71 में, और लागू कब हुआ, तो लागू हुआ वो कब, 72 में, यानी फोर्स मतलब कब से वो मतलब एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो 72 से वो एक्टिवेट हुआ और बन कब गया था, 71 में, ये बात आपको याद रखनी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और एक्ट पे इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कमिटीज पे भी पूछे जाते हैं कि कौन सी कमिटीज कब बनी थी और कब उसको फोर्स में लाई गई, अमेंडमेंट कब हुआ, ये वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ, पास्ड हुआ, फोर्स हुआ, इनमें बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। और ऐसे क्वेश्चंस क्या है, हमारे सिलेक्शंस को बाहर कर देते हैं, समझ रहे हो, इतने इजी क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे क्वेश्चंस को बाहर कर देते हैं, हमारे सिलेक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एल्ब्यूमिन ऑफ एग, ठीक है, एल्ब्यूमिन ऑफ एग बिगेन्स टू कोगुलेट एट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो एग की एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है, एग के अंदर जो एल्ब्यूमिन होती है वो कोगुलेट कितने पे हो जाती है, या कितने टेम्परेचर्स पे वो कोगुलेशन होना स्टार्ट कर देती है। तो पहला ऑप्शन है आपका 60 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस, 64 डिग्री सेल्सियस और 65 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड हैं और काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, एग का एल्ब्यूमिन जो है वो कितने टेम्परेचर्स पे कोगुलेट हो जाता है, तो आपको याद रखना है कितने डिग्री पे कोगुलेट हो जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, ए रहेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक्ट पे आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनेक्टेड है, इसका मतलब पास्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। PFA जो एक्ट है, ठीक है, याद रखना है, PFA इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में अपन, PFA,
प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। पीएफए एक्ट जो है वो कब पास हुआ, इनेक्टेड का मतलब क्या होता है, पास होना, ठीक है। तो कब पास हुआ, 1944 में, 1954 में, 1964 में और 1974 में, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पीएफए जो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 1954 में, इसलिए राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। क्लियर। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कब पास हुआ, 1954 में। जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो लगभग लगभग मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, यहाँ तक कि कम्युनिटी पीडिया और ओबीजी से जितने क्वेश्चंस कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर्स है वो और एनएचएम स्टाफ नर्स में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाको पे, ठीक है। नाको से क्वेश्चन है, देखिए नाको इज द प्रोग्राम फॉर, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल, ठीक है, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या पूछी जा सकती है आपसे कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, बराबर। सेकेंड चीज नाको इज द प्रोग्राम फॉर, अब ये पूछ रहा है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था कौन सा, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। तो ये किसके लिए स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कब किया गया था और कब आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है किसके लिए किया गया था, तो एड्स के लिए किया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सी रहने वाला है। और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ, तो आपको याद रखना है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ है, 1987 में, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस का हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए मैं कह रहा था ना आपसे कि पैनल डिस्कशंस पे क्वेश्चंस आपसे इसी सीरीज में आ जाएगा, ये स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है और रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चंस ये है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, पैनल डिस्कशंस इन्वॉल्व, तो मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या है, 4 to 8 ग्रुप्स, 4 to 8 पर्सन्स जो हैं, पर्सन्स आर डिस्कशंस फ्रंट ऑफ डिस्कशंस, ठीक है, डिस्कशंस डिस्कशंस इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो एक जो पत्रकार मीडिया वाला होता है वो बीच में सेंटर में होता है ना, बाजू में साइड में काफी सारे कुछ राजनीतिक सलाहकार, कुछ पार्टी के लोग, कुछ किसी चीज से, और वो क्या कर रहे हैं, डिबेट करते हैं, क्या करते हैं वो, डिबेट करते हैं। तो वहां क्या है, ऑडियंस नहीं होती है, वहां क्या है, ऑडियंस नहीं होती है क्योंकि वो मीडिया का रूम होता है। लेकिन जब ये लोग बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जब सामने वहां ऑडियंस होती है और फिर ये डिस्कशन करते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, पैनल डिस्कशन कहते हैं, ठीक है। तो 4 to 8 पर्सन यहाँ पे आपको याद रखना है, 4 to 8 पर्सन तक अलाउ होते हैं पैनल डिस्कशंस में डिस्कशन करने के लिए इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ये क्वेश्चंस आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 4 to 8 पर्सन जो है वो अलाउ होते हैं पैनल डिस्कशन में, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए विटामिन पे क्वेश्चंस आ गया है और यस्टरडे की क्लास में ही मैंने विटामिन के बारे में आपको लगभग सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है
एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हम किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से कौन जाना जाता है, विटामिन ई जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, विटामिन ई जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये हो गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के नाम से किसको जाना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है, तो भी आपका आंसर विटामिन ए रहेगा, जिसका नाम क्या है, टोकोफेरोल। क्या नाम है, टोकोफेरोल। अगर आपसे इसके आरडीए आपसे पूछे रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, तो आपको याद रखना है 0.8 ग्राम जो है वो डेली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होने के चांसेस हैं, ठीक है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होने के चांसेस क्या रहते हैं, ठीक है। तो एक तो स्ट्राई हो सकता है, या फिर ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं तो आपको याद रखना है हीमोलाइटिक एनीमिया कोज कर सकता है, ये हीमोलाइटिक एनीमिया कोज कर सकता है न्यूबॉर्न में, ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट तो विटामिन ए को जाना जाता है, और अगर आपसे पूछे वीक वीक एंटीऑक्सीडेंट के नाम से किसको जाना जाता है, तो विटामिन ए को, वीक एंटीऑक्सीडेंट के नाम से किसको जाना जाता है, विटामिन ए को, जिसका नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल, ठीक है। और ये मैंने प्रीवियस यस्टरडे जो क्लास अपलोड करी थी उसमें मैंने विटामिन के बारे में आपको बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो आया है तो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर हेल्थ मैन पावर प्लानिंग, ध्यान से पढ़िएगा, एक्सपर्ट कमेटी आपसे पूछा गया है फॉर हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन और मैनेजमेंट इज नॉन एज, बराबर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है श्रीवास्तव, मेहता, बजाज या फिर भोर, ठीक है। तो देखिए श्रीवास्तव की बात करूं तो श्रीवास्तव कमेटी क्या कहती है, तो श्रीवास्तव कमेटी के बारे में बात करें तो श्रीवास्तव कमेटी से क्वेश्चन देखिए क्या पूछे जा सकता है आपसे। पहली चीज तो श्रीवास्तव कमेटी कब आई, तो 1975 में आई, ठीक है। और श्रीवास्तव कमेटी का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है ग्रुप ऑन, इसमें हुआ क्या था, ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, यानी मेडिकल एजुकेशन पे इस पे ज्यादा फोकस दिया गया, ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड एंड सपोर्ट मैन पावर, एंड सपोर्ट मैन पावर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं मेहता, तो मेहता में बलवंत राय मेहता जी थे, उन्होंने 1957 में इसको अपॉइंट किया मेहता कमेटी को, ठीक है, और इसमें पंचायती राज से रिलेटेड ये कमेटी थी, ठीक है, पंचायती राज यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है, पंचायती राज। बजाज कमेटी की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसी एक्सपर्ट कमेटी जो कि हेल्थ मैन पावर प्लानिंग के लिए, प्रोडक्शंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए है, तो उसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बजाज कमेटी, जो कब आई है 1986 में, ठीक है। बात कर लेते हैं बोहर कमेटी की। तो देखिए बोहर कमेटी से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज तो क्या बनते हैं कि पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है कि ये स्टैब्लिश कब हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। स्टैब्लिश अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो राइट आंसर आपका 1943 है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रिकमेंडेड कब की गई, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रिकमेंडेड कब की गई है बोर कमेटी, तो आपको याद रखना है रिकमेंडेड कब की गई है, ये 1946 में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड चीज बोर कमेटी कहती क्या है, तो आपको याद रखना है बोर कमेटी क्या कहती है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग, हेल्थ सर्वे सर्वे एंड प्लानिंग, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ठीक है, ये किनकी कमेटी है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग। ये देखिए हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी तो किसकी है, बोर्ड्स की है, ठीक है। और हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी किसकी है, तो आपको याद रखना है ये किनकी है, मुदलियार, किनकी है, मुदलियार, मुदलियार कमेटी में हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का नाम दिया गया, ठीक है। और मुदलियार कमेटी कब आई है तो याद रखना इस पे भी दो क्वेश्चंस बनते हैं।
पहला क्वेश्चन बनता है स्टैब्लिशमेंट पे, मुदलियार कब स्टैब्लिश हुई, तो 1959 में, याद रखना है 1959 में। और रिकमेंड कब की गई ये, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए, रिकमेंड कब की गई, तो आपको याद रखना है 1962 में, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, वो कौन सी कमेटी है जिससे MPSW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स जो है वो हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के अंडर आए थे, यानी MPSW जो पोस्ट है वो कौन सी कमेटी के अंदर आई, तो आपको याद रखना है करतार सिंह। किस कमेटी के अंदर आई है, करतार सिंह कमेटी, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत रिपीटेड 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 हुआ है। और ये कब आई है, तो ये भी आपको याद रखना है करतार सिंह कमेटी कब आई थी, 1973 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बजाज कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट, ठीक है। तो एंथ्रोपोड्स की स्टडी जो कि मेडिकल इंपोर्टेंस रखती है, तो देखिए इकोलॉजी का मतलब तो क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, या फिर पालतू पशु हैं, उन सब के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी को क्या बोलते हैं हम, एंथ्रोपोलॉजी, बराबर। एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो एपिडेमोलॉजी का मतलब होता है, आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ, एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स अकरेंस, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से पढ़ना है, स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स बराबर अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये हो गया कि होल एनवायरनमेंट में हेल्थ का और डिजीज का किस तरह से वो डिटर्मिनेंट कर पा रही हैं, यानी जान पा रहे हैं, अक्रेंस उनका उत्पादन कैसे हो पा रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, वो भी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इन डिफाइंड पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है उसमें किसी भी बीमारी का और हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं कि भाई इतनी चीजें डिटर्मिनेंट हुई हैं, और या किस लेवल पे हो रहे हैं, किस लेवल पे अकरेंस हो रहा है डिजीज का, ये सब चीजें जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हम एपिडेमोलॉजी में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से और पूछा जा सकता है, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड में कौन कौन आता है, ठीक है। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, ये क्वेश्चंस पे बहुत बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चंस है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है होस्ट, एजेंट और एनवायरमेंट, होस्ट, एजेंट और एनवायरमेंट, याद रखना है, ठीक है। तीनों ही एक दूसरे से क्या रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं, को रिलेशन रहता है इनका, ठीक है। और ये तीनों एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में काउंट होता है, ठीक है, याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स विच आर मेडिकली इंपोर्टेंस, तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं हम मेडिकल एंटोमोलॉजी, क्या बोलते हैं, मेडिकल एंटोमोलॉजी, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस इज कॉज बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यानी जो एंगल्स होते हैं ये वाले, यहाँ पे इंफ्लेमेशन हो जाना क्या कहलाता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। और ये किसकी वजह से होता है, तो राइबोफ्लेविन यानी विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी अगर होती है
ठीक है, उणप अगर होती है तो उसकी कमी की वजह से आपको एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है। थायमीन की कमी से क्या क्या होता है, तो थायमीन किसको बोलते हैं हम, विटामिन बी 1 को, किसको बोलते हैं, विटामिन बी 1 को। इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो बेरी बेरी हो सकता है, जो कि ओल्ड क्वेश्चन हो गया, अब नहीं पूछते हैं इससे बारे में। वर्निक्स एनसिफेलोपैथी हो सकता है, ठीक है, वर्निक्स एनसिफेलोपैथी हो सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्निक्स एनसिफेलोपैथी हो सकता है। कोर्साकॉफ साइकोसिस होने के चांसेस भी हो सकते हैं अगर विटामिन बी 1 रेगुलर कम है तो, कोर्साकॉफ साइकोसिस। पायरोडोक्सिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, तो एनीमिया हो सकता है, ठीक है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है, न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो गोइटर होता है, ये आपको याद रखना है, गोइटर, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि गोइटर के जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है, मैक्सिमम इन इंडिया प्रेजेंट, गोइटर मैक्सिमम इन इंडिया प्रेजेंट, ठीक है। गोइटर के केस सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में आपको गोइटर के केस ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जो कि आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इरोजटिज्म अकर्स ड्यू टू, ठीक है, इरोजटिज्म अकर्स ड्यू टू, ऑप्शन है आपका अपर गिलस फ्लेवस, साइटियस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस एंड आर्गेमोन मैक्सिकाना, बराबर, समझ गए, इरोक्टिज्म, ठीक है, इरोक्टिज्म किसकी वजह से होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपर गिलस फ्लेवस, सेटियस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस एंड आर्गेमोन मैक्सिकाना, क्या आंसर रहने वाला है इसकी। तो इरोक्टिज्म किसको कहते हैं, तो याद रखना है अर्गट पॉइजनिंग को कहते हैं, किसको कहते हैं, अर्गट पॉइजनिंग को, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यानी ऐसे प्लांट्स, ठीक है, यानी ऐसे प्लांट्स, जैसे प्लांट्स में मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलिए सीरियल्स हो गई या ग्रासेज हो गया, ठीक है। अब ग्रास को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, और सीरियल्स को हम अपन खाते हैं, ह्यूमन खाते हैं। तो मान के चलिए सीरियल्स और ग्रास को कोई ऐसा फंगस जो इनको क्या कर दे, इन्फेक्टेड कर दे, कोई इनको क्या कर दे, इन्फेक्टेड कर दे, और इन्हीं चीजों को फिर हम क्या कर ले, खा ले, ईट कर ले, कौन खा ले, या तो एनिमल्स खा ले, ठीक है, या फिर ह्यूमंस खा ले, ठीक है, तो उनको क्या हो जाएगा, इरोक्टिज्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अर्गट पॉइजनिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, तो आपको याद रखना है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ठीक है, या फिर क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, बराबर, परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परपुरिया या क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ये कॉजेटिव एजेंट है, मतलब फंगस है, जो कि मतलब जो प्लांट्स हैं उनको फंगल इन्फेक्टेड करते हैं, और वो फंगल इन्फेक्टेड प्लांट्स अगर ह्यूमंस या फिर एनिमल्स ईट करते हैं, फीड करते हैं, तो फिर उनको अर्गेट पॉइजनिंग उनमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है, अर्गेट पॉइजनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जिसके साइन कैसे हैं, नोजिया है, डायरिया है, मेंटल कंफ्यूजन वगैरह है, साइकोसिस के भी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं सीरियस हो तो, ठीक है, तो ऐसे साइन आपको इसमें इरोक्टिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस या क्लेविसेप्स परप्यूरिया, बराबर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ESIC एक्ट वाज एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट इन, यानी इसको रिकमेंडेड या रेगुलेटेड कब किया गया, तो ESIC एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, एक्ट। तो ESIC एक्ट आपसे पूछा गया है कब एनफोर्स हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 1948 जो है इस साल ये एनफोर्स हो गया था ESIC एक्ट, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, MMR वैक्सीन गिवन एट मंथ ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। MMR का मतलब हो गया मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है। तो MMR वैक्सीन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है,
कब दी जाती है, तो पहला ऑप्शन है 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ और 20 मंथ। तो आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ मीजल्स के बारे में, ठीक है। तो मीजल्स जो वैक्सीन है इस पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपके सारे एक साथ ही यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पहली बात करें तो इसकी फर्स्ट डोज कब दी जाती है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 9 मंथ। कब दी जाती है, 9 मंथ पे। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो कम से कम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तो सेकंड डोज कब आएगी, 15 to 18 मंथ के बीच में आती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसका क्या रहेगा, 15 मंथ रहेगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ क्लियर हो गई। सेकेंड चीज आपसे यहाँ क्या पूछा जा सकता है, लाइव वैक्सीन है ये, याद रखना है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, ठीक है। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, ड्राइड है, ठीक है, ड्राइड फ्रीज वैक्सीन होती है, ठीक है। यानी इसमें आपको रिकंस्टिट्यूएंट्स के लिए डाइल्यूएंट की जरूरत होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। लाइव एटीन्यूटेड है, ड्राइड फ्रीज है। अब यहाँ पे बात करें डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट क्या होता है इसका, तो डाइल्यूएंट आपको याद रखना है, या तो डिस्टिल वाटर आप यूज कर सकते हैं या फिर स्ट्राइल वाटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टिल वाटर या फिर स्ट्राइल वाटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जबकि बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये भी क्या है, ड्राइड फ्रीज वैक्सीन है। इसमें कौन सा यूज करते हैं, तो नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। इसमें डाइल्यूएंट कौन सा यूज करते हैं हम, नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि एमएमआर में मीजल्स में कौन सा करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, ठीक है। पहली चीज हो गई क्लियर आपकी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं डोज की। डोज कितना देते हैं, तो 0.5 ml देते हैं, पहली चीज, ठीक है। ये तो हो गई डोज। अब बात कर लेते हैं रूट की। रूट क्या है, तो रूट आपको याद रखना है, सब क्यूटेनियस देते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। हर चीज आपसे पूछ सकते हैं। साइट, साइट क्या है, तो साइट आपको याद रखना है एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। या मिडिल 1/3 भी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मिडिल 1/3, मिडिल 1/3, ठीक है। ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज, मीजल्स जो वैक्सीन है, मीजल्स वैक्सीन जो है इसका कॉम्प्लिकेशंस या फिर ये क्या कोज कर सकती है, क्या कोज कर सकती है, तो आपको याद रखना है TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, मीजल्स वैक्सीन क्या कोज कर सकती है, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो ये कोज कर सकती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और बात कर लेते हैं अब इसके स्ट्रैन की, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्ट्रैंड्स जो यूज किया जाता है मीजल्स वैक्सीन में, ये क्वेश्चंस बहुत बार एनएचएम्स में पूछा गया है। मोस्ट कॉमन स्ट्रैन कौन सा है मीजल्स वैक्सीन के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मीजल्स वैक्सीन के अंदर कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो आपको याद रखना है एडमोन्स्टेन, ठीक है, एडमोन्स्टेन, एडमोन्स्टेन जैग्रेव स्ट्रैन, ये आपको याद रखना है। ये कैसा है, मोस्ट कॉमन जो स्ट्रैन है वो यूज किया जाता है। एडमोन्स्टेन जैग्रेव स्ट्रेन जो है वो मोस्ट कॉमन मीजल्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा सेवार्ज, ठीक है, सेवार्ज स्ट्रेन भी यूज किया जाता है, सेवार्ज स्ट्रेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, एडमोन्स्टेन जैग्रेव स्ट्रेन जो है वो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको, कोल्ड चेन टेम्परेचर कितना है इंडिया में, कोल्ड चेन टेम्परेचर्स इन इंडिया मेंटेन, ठीक है। इंडिया के अंदर कोल्ड चेन टेम्परेचर का मेंटेन कितना रहता है, तो आपको याद रखना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो कोल्ड चेन सिस्टम है इंडिया में, उसका टेम्परेचर मेंटेनिंग कितना रहता है, तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लो सैंड और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, ठीक है, स्लो सैंड और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इंट्रोड्यूस इन स्कॉटलैंड इन, ठीक है। अब देखिए स्लो सैंड फिल्टर की बात कर रहा है, ये स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, दो प्रकार के सैंड फिल्टर आते हैं। तो स्लो सैंड फिल्टर या बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को कब इंट्रोड्यूस किया गया स्कॉटलैंड में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए इसको आपको आंसर देना है 18/4, 19/4, 17/4 या 16/4। तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, तो आपको याद रखना है स्लो सैंड या बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन जो है वाटर का, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 18/4 में हुआ था, याद रखना है। ए इसका राइट आंसर होने वाला है, कौन, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। स्लो सेल्ड और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर कब इंट्रोड्यूस हुआ स्कॉटलैंड में, तो 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑर्थोटोलेडिन टेस्ट वाज डेवलप्ड इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्थोटोलेडिन जो टेस्ट है वो कब डेवलप हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ऑर्थोटोलेडिन जो टेस्ट है वो कब डेवलप हुआ, 1918 में। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, ए रहेगा। दूसरी चीज, ऑर्थोटोलेडिन जो टेस्ट है, ठीक है, ये क्यों किया जाता है, तो ऑर्थोटोलेडिन टेस्ट क्यों करते हैं अपन, तो आपको याद रखना है टू मीजर फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है, इन वाटर, यानी वाटर के अंदर अपन क्या मिलाते हैं, ऑर्थोलेडिन रीजेंट मिलाते हैं, और रीजेंट मिलाने से क्या होता है, कलर जो है वो येलोइश कलर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि फ्री रेसिडुअल क्लोरीन के बारे में हमें मेजरमेंट पता करना है, तो हम क्या करते हैं, ऑर्थोलेडिन टेस्ट करते हैं, जो कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1918 में हुआ। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंस्ट्रूमेंट डिवाइस फॉर मेजरिंग फॉर कूलिंग पावर ऑफ एयर। देखिए, एयर की कूलिंग पावर को पता करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बताना है। बस ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एयर की कूलिंग पावर को पता करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो काटा थर्मोमीटर, वेट ग्लोब थर्मोमीटर, सिल्वर थर्मोमीटर या ग्लोब थर्मोमीटर, बराबर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कूलिंग पावर ऑफ एयर पता करने के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो देखिए ग्लोब थर्मोमीटर क्या है, तो ग्लोब थर्मोमीटर किसको मेजर करता है, मीन मीन रेडिएंट टेम्परेचर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मीन रेडिएंट टेम्परेचर को अगर आपको मेजर करना है तो हम यूज करते हैं ग्लोब थर्मोमीटर को। सिल्वर थर्मोमीटर की मैं बात करूं तो सिल्वर थर्मोमीटर आपको याद रखना है +30 डिग्री सेल्सियस से लेके +50 डिग्री सेल्सियस तक की वाइड रेंज टेम्परेचर्स, वाइड रेंज टेम्परेचर एयर ह्यूमिडिटी को क्या करता है, ये मेजर कर सकता है, ठीक है। और वेट, देखिए यहाँ वेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये किसका काम करता है, इसको हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। ये एयर की ह्यूमिडिटी और वाइंड की स्पीड को पता करता है, एयर की ह्यूमिडिटी और वाइंड की स्पीड, हवा की स्पीड के बारे में पता करता है, ठीक है, याद रखना है। और एयर की कूलिंग पावर को पता करने के लिए कांटा थर्मामीटर जो है वो यूज होता है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहेगा ए, कांटा थर्मामीटर जो है वो कूलिंग पावर को क्या करता है, मेजर करता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्लार्क प्रोसेस इज ए मेथड ऑफ रिमूविंग, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर पे क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर पे क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लार्क का जो फॉर्मूला है या क्लार्क का जो प्रोसेस है जिससे हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर से हार्डनेस जो है वो रिमूव की जाती है, तो कौन सी मेथड है जो क्लार्क प्रोसेस से रिलेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सी रहेगी, तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, दोनों को रिमूव करता है, या दोनों में से किसी को भी रिमूव नहीं करता है। तो देखिए क्लार्क प्रोसेस जो है, ठीक है, क्लार्क प्रोसेस जो है जो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए है, तो वो किससे रिलेटेड है, तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए क्लार्क प्रोसेस यूज की जाती है, यानी सिंपल बॉइलिंग, ठीक है, सिंपल बॉइलिंग मेथड, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होता है वाटर के अंदर, तो आपको याद रखना है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट of calcium एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस आती है पानी के अंदर वो आती है टेम्परेरी हार्डनेस, उसको आप सिंपल बॉइलिंग के द्वारा भी रिमूव कर सकते हैं और क्लार्क प्रोसेस से भी रिमूव कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहेगा ए। सेकंड बात करें परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो आपको याद रखना है प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, नाइट्रेट्स एंड सल्फाइड, ठीक है, क्लोराइड, नाइट्रेट्स एंड सल्फाइड बराबर, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, याद रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फाइड की वजह से पानी के अंदर परमानेंट मेथड जो परमानेंट हार्डनेस आती है, ठीक है। और इसको रिमूव करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, तो आपको याद रखना है इससे रिमूव करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछे जाने वाली गैंस परम्यूट मेथड होती है, गैंस परम्यूट मेथड होती है, ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते हो वॉशिंग सोडा, कौन सा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की वजह की हेल्प से भी हम परमानेंट हार्डनेस को पानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है, और ये हिट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हुए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, क्लार्क प्रोसेस जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है, जो कि किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, केयर पे क्वेश्चन पूछा गया है, केयर बिगेन इट्स ऑपरेशन इन इंडिया इन, ठीक है, केयर का जो प्रोग्राम था, ठीक है, केयर बिगेन इट्स ऑपरेशन इन इंडिया, तो ये कब जो है वो स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो केयर कब स्टार्ट हुआ इन इंडिया में, 1945, 1948, 50 और 51, तो याद रखना है केयर जो है वो 1950 में जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब क्या है केयर, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें केयर के बारे में, देखिए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव असिस्टेंस फॉर रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है। तो केयर जो है इसने अपना पहला ऑपरेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 1950 में। केयर स्टैब्लिश कब हुआ है इंडिया में, तो 2008 में, याद रखना है। और केयर के सीईओ कौन है अभी, तो राजन बहादुर, कौन है, राजन बहादुर, याद रखना है राजन बहादुर, ठीक है। हेडक्वार्टर आपसे पूछे केयर का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, केयर का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये क्या करता है कि फूड पैकेज वगैरह हो गए, या फिर जो लेडी हैं, पुअर्टी लाइन में लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उनकी केयर करने में, उनको फूड सिस्टम प्रोवाइड करने में ये जो है इंडियन एनजीओ के रूप में काम करता है केयर, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और सबसे पहला जो ऑपरेशन इसका इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो 1950 में हुआ था, और 2008 में इसको स्टैब्लिश ही कर दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, अनइंटर इंटेंशनल टॉट्स एक्सेप्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेशनल नहीं है ये, मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है अनइंटेंशनल टॉट कौन सा नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, अनइंटेंशनल बराबर, दो टाइप के टोट्स होते हैं, एक होते हैं इंटेंशनल और एक होते हैं अनइंटेंशनल। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अनइंटेंशनल टोट्स एक्सेप्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी यहाँ दिए गए चार जो ऑप्शंस हैं इनमें से तीन ऐसे हैं जो अनइंटेंशनल टोट्स हैं, और एक ऐसा है जो अनइंटेंशनल ना होकर इंटेंशनल है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए नेग्लिजेंसी का तो मतलब क्या होता है, लैक ऑफ केयर, ठीक है, लैक ऑफ केयर, नेग्लिजेंसी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ केयर, तो ये तो अनइंटेंशनल है, लाइबिलिटी भी अनइंटेंशनल है, और डैमेज भी अनइंटेंशनल होता है, ठीक है, याद रखना है। डिफामेशंस जो है, डिफामेशंस का मतलब क्या होता है, सेइंग फॉल्स स्टेटमेंट, सेइंग फॉल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर इंजर्ड रेपुटेशन, ये आपको याद रखना है, यानी झूठे स्टेटमेंट्स देना, ठीक है, झूठे स्टेटमेंट्स कहना या फिर देना, जिससे जिस व्यक्ति के लिए आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी रेपुटेशन पे क्या हो, प्रभाव पड़े, इफेक्ट पड़े, या उसकी रेपुटेशन क्या हो जाए, कम हो जाए।
उसके लिए हम जो झूठे स्टेटमेंट कह रहे हैं वो क्या कहलाता है, डिफामेशन कहलाता है। अगर नर्स किसी पेशेंट्स के लिए इस तरह से रिएक्ट करती है या फिर कोई नर्स किसी दूसरे नर्स के लिए इस तरह से रिएक्ट कर रही है तो वो क्या है, इंटेंशनल टोर्ट में आता है और इसको डिफामेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। बाकी नेग्लिजेंसी भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये इंटेंशनल टोर्ट में आते हैं और डिफॉर्मेशन जो है, सॉरी, अनइंटेंशनल टोर्ट में आते हैं और डिफॉर्मेशन जो है वो इंटेंशनल टोर्ट में आता है, जानकर किया हुआ इलीगल। तो फिर सेइंग फॉल्स स्टेटमेंट फॉर इंजर्ड रेपुटेशन, किसी व्यक्ति के लिए जिसकी रेपुटेशन को आप इंजर कर सकते हैं झूठा कह के। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यूगर आपसे पूछा गया है। ठीक है, यूगर इज रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, यूगर इज रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूगर किसके लिए जिम्मेदार होता है या किसको बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो डगवेल लेटरिंग, वाटर सीन लेटरिंग, आरसीएल लेटरिंग या बोरहोल लेटरिंग। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी। ठीक है, याद रखना है, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। यूगर इज रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो राइट आंसर आपका रहेगा बोरहोल। जो लेटरिंग जो बनती है उनके लिए यूगर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूगर, यूगर क्या चीज है इसके। तो मैं जैसे यूगर के बारे में आपको बता रहा था, तो यूगर क्या होता है, एक प्रकार का इस तरह से एक मशीन होता है जिसके चारों तरफ ऐसे धारदार चीजें क्या होती हैं, ब्लेड्स लगी होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और उसको जमीन के अंदर क्या कर दिया जाता है, डाला जाता है, और उसके चारों तरफ क्या है, बड़ी बड़ी ब्लेड होती है धारदार। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब जेसीबी के बाहर की तरफ एक मतलब कांटेदार जो है ब्लेड लगी होती है, बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी लगी हुई होती है, और जैसे वो धरती के अंदर जाती है तो मिट्टी को वो एकदम से हटा देती है और होल करते हुए चलती है। तो बोर होल लेटरिंग बनाने के लिए हमें यूगर का इस्तेमाल पड़ता है या फिर यूगर की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट रेफरल यूनिट आपसे पूछा गया है पब्लिक हेल्थ सेंटर का। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, ठीक है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मान लीजिए, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर इज, तो पहली रेफरल यूनिट आपसे पूछी गई है, तो रीजनल हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, तालुका हॉस्पिटल या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब बात कर लेते हैं इसके पॉपुलेशन कवरेज की। तो पॉपुलेशन कवरेज की बात करें तो प्लेन एरिया में कितनी होती है, तो 1,20,000, कितनी होती है, 1,20,000। और ट्राइबल एरिया में कितनी होनी चाहिए सीएचसी की, तो 80,000 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 80,000, याद रखना है। ठीक है, और फर्स्ट रेफरल यूनिट मानी जाती है, यहाँ से आप रेफरल सिस्टम जो है वो इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है, तो सीएचसी से जो है वो रेफरल सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी जो वीडियो वॉच कर रहे हैं उन सभी को वाइटल नर्सिंग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन जो आज का रहा है आपका, प्रीवियस देखिए इसमें प्रीवियस पेपर से जो क्वेश्चंस आए हैं वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूस। जो प्रीवियस मैंने सीरीज डाली है उनमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पिछले एनएचएम स्टाफ नर्स एग्जाम्स में या फिर सीएचओ एग्जाम्स में ना आया हो। ठीक है, और आगे ऐसी सीरीज के लिए जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो की जिससे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। और आप सभी को पता है कि वीडियो जो अपलोडिंग का समय है वो इवनिंग 6 बजे या 7 बजे के समथिंग जो है वीडियो जो है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती है। ठीक है, और वीडियो को पूरी वॉच करें और प्रीवियस जो वीडियोज हैं उनको भी आप वॉच करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी कैंडिडेट जो सीएचओ और एनएचएम स्टाफ नर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, और शेयर करने के बाद आप अपना ओपिनियन जरूर रखें। आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लग रही है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, जिससे मैं शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो उन टॉपिक्स पे बना सकूं जो आपके एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और मैंने आपको कह दिया है कि कुछ टाइम बाद हम प्रीवियस जो पेपर हुए हैं, जैसे 2016 में जो एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था वो, और सीएचओ के जो एग्जाम्स पेपर हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान एनएचएम के जितने भी पेपर हुए हैं पिछले ईयर्स में वो मैं आपको यहाँ पे क्लास ले सकूँ उनकी। ठीक है, फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।